गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल के वंशागति के नियम। इसके पहले के लेक्चर में हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था और मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। आज हम मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पाइसम सेटाइवम पर किए थे और जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे उनसे जो रिजल्ट मिले थे उनके रिजल्ट के बेसिस पर उन्होंने कुछ लॉज दिए थे। उन्हें हम बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल के वंशागति के नियम। उन्होंने 3 लॉ दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो ये 3 लॉ मेंडल के द्वारा दिए गए थे जिनको हम समझते हैं आगे। फर्स्ट आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा था, वहां पर हमने वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स थे उनको आपस में क्रॉस कराया था। तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण मतलब है वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले जब शुद्ध पौधों में संकरण कराया था तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी उसमें वही लक्षण प्रकट होता है जो कि प्रभावी होता है, और जो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है उसका प्रभाव छिप जाता है और वो अप्रभावी कहलाता है। तो F1 में जो प्रकट होता है लक्षण वो क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण कहलाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए, हम यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही इसको समझेंगे। ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है। टॉल प्लांट में ये प्योर टॉल है जिसमें कैपिटल टी है, और ये प्योर ड्वार्फ है जिसमें स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? होमोजाइगस कंडीशन या सम युग्मजी कंडीशन कहलाती है। इससे गैमेट बनता है सिंगल टी, इससे बना है यहाँ पर ये स्मॉल टी। ठीक है, इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ क्या बन जाएगी? F1 जनरेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी का जीनोटाइप होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे? लंबे होंगे। लंबे तो हैं लेकिन यहाँ पर दोनों एलील अलग अलग हैं, तो ये कैसे लंबे हुए? हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। तो F1 जनरेशन के सारे पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लेकिन ये कैसे लंबे हैं? हेट्रोजाइगस टॉल है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि F1 जनरेशन में जबकि पेरेंट तो हमने क्या लिए थे? एक टॉल था और एक ड्वार्फ था। तो टॉल और ड्वार्फ दो कॉम्बिनेशन से हमने यहाँ पर F1 जनरेशन निकाली है। तो जो F1 जनरेशन है वो सिर्फ टॉल है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ही पेरेंट का जो लक्षण है वो प्रकट हो पाया, दूसरे पेरेंट का लक्षण इसमें प्रकट नहीं हो पाया। इसका मतलब एक ही जीन यहाँ पर प्रभावी हो पाया है, एक एलील यहाँ प्रभावी हो पाया है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ऊंचाई को मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने देखा था कि पौधों की ऊंचाई को कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है उसके दो एलील होते हैं। एक होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है वो डिटरमाइन करता है टॉलनेस को, मतलब कैपिटल टी जो स्ट्रेट को कंट्रोल करता है वो होता है लंबापन, और स्मॉल टी जिसको करता है वो होता है बोनापन। तो यहाँ पर हमने टी और टी के बीच में इनके जो गैमेट बने इनके बीच में क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो ये पौधे सारे कैसे हुए? लंबे पौधे हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है तो इसने अपना प्रभाव दिखाया। तो हम बोलते हैं कि जब कैपिटल टी होता है तो प्लांट कैसे होते हैं? टॉल। तो यहाँ कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है तो यहाँ सारे पौधे कैसे हुए? लंबे हुए। ये स्मॉल टी जो ड्वार्फ प्लांट होता है, स्मॉल टी इस कैपिटल टी की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाया, मतलब ये अपना प्रभाव जो नहीं दिखा पाया है तो ये क्या कहलाएगा? अप्रभावी जीन। और ये अपना प्रभाव दिखा पाया है तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रभावी। क्लियर? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है यहाँ पर, इसको हम अगर इंग्लिश में अगर हम ऐसे कहें कि व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर क्रॉस टुगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेड, यहाँ पे देखिए सिर्फ लंबा है तो ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट था वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया था, तो पौधे कैसे हुए थे? लंबे हुए थे। क्लियर?
तो प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो तो हुआ डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो कैसा हो जाता है, रेसेसिव हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर जब इनकी सेल्फिंग कराते हैं अपन तो इनसे वापस से फिर गैमेट बनते हैं टीटी और टीटी। तो F2 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए उसमें से 75% जो पौधे होंगे वो तो टॉल होंगे और 25% पौधे जो होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि F1 जनरेशन में तो सिर्फ लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं और F2 जनरेशन में लंबे और बोने दोनों पौधे प्राप्त होते हैं। क्लियर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम इस टाइप से भी कह सकते हैं कि जब है ना एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले शुद्ध पौधों में संकरण कराया जाता है तो पहली जो F1 जनरेशन मिलती है उसमें जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो डोमिनेंट होता है और जो नहीं कर पाता है वो रेसेसिव होता है। क्लियर। तो F1 पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण प्रकट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट लक्षण बोलते हैं। क्लियर। सेकेंड लॉ की हम बात करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, इसको भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझेंगे। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हाइब्रिड होता है या हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, एक जीन के दो एलील प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों एलील, अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक जीन के जो दो एलील प्रेजेंट है वो दोनों पास पास रहते हैं लेकिन फिर भी कॉन्टामिनेटेड नहीं होते। यहाँ आप देखिए, जैसे ये था होमोजाइगस टॉल, ये भी है होमोजाइगस स्मॉल, इसके गैमेट बना टी और इसका गैमेट बना टी। क्लियर। इन दोनों का जब यूनियन हुआ तो यहाँ बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, हेट्रोजाइगस। ये दोनों होमोजाइगस थे, ये कंडीशन हो गई हेट्रोजाइगस, मतलब विषम युग्मजीय अवस्था हो गई। तो या फिर हम इसे हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। तो इसमें ये दोनों एलील, ये दोनों किसके एलील है, प्लांट की हाइट के ही एलील है, एक लंबेपन का है जीन और एक है बोनेपन का। तो ये जो दोनों एलील हैं, ये दोनों एलील पास पास में रहते हुए भी एक दूसरे में कॉन्टामिनेटेड नहीं होते हैं, और जब इनका गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। ये टी अलग हो गया और ये टी अलग हो गया। क्लियर। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों एलील एक दूसरे से सेपरेट होकर के अलग अलग गैमेट्स में पहुंच जाते हैं और हर गैमेट क्या होता है, प्योर गैमेट होता है। क्लियर। ये देखिए, ये सिर्फ कैपिटल टी है, ये सिर्फ स्मॉल टी, ये सिर्फ कैपिटल टी, ये सिर्फ स्मॉल टी। तो हर गैमेट क्या होता है, वो अपनी प्यूरिटी को लिए हुए रहता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ लंबे हैं और ये बोने हैं, तो ये इससे बना टी गैमेट, इससे बना टी। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि इन दोनों के क्रॉस से क्या बनेगा, हेट्रोजाइगस लंबे बनेंगे। तो हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड में ये दोनों साथ में है, कैपिटल टी भी साथ है और स्मॉल टी भी साथ है। तो यहाँ इन दोनों के ट्रेड्स की ब्लेंडिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं कि लंबे और बोने के बीच की कोई चीज निकल करके यहाँ आ जाएगी, बल्कि यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ लंबापन ही शो हो रहा है। तो मतलब एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इन दोनों का मिक्सचर नहीं हो रहा है, दोनों का कॉन्टामिनेशन नहीं हो रहा है। और जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो ये दोनों जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, दोनों एलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ये अलग अलग गैमेट्स में पहुंच जाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। क्लियर। इसको अपन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसी के द्वारा समझते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि इसको हम समझा कैसे जा सकता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के टाइम पर जो क्रोमोसोम कैसा बिहेव करते हैं उसके बेसिस पर हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे एलील्स जो होते हैं वो एलील पेयर में होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर, यहाँ देखिए ये भी लोकस है और ये वाला पार्ट लोकस दिख रहा है ऑरेंज कलर का। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर ये पेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखिए ये कैपिटल है और ये कैपिटल है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही लोकस पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये एलील के पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के समय होमोलोगस क्रोमोसोम ये क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होकर के कहाँ पहुंच जाएंगे, अलग अलग गैमेट्स में पहुंच जाते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेट होने पर, अब ये देखिए यहाँ पर एक से कितने बन गए, 4 बन गए। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड इनकी अलग होकर के अलग अलग गैमेट्स में पहुंच जाएगी। इस टाइप से अपन देखते हैं कि जब ये सेपरेट होते हैं
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो उसके साथ साथ एलील भी सेपरेट हो गए, तो ये कैपिटल ए इधर आ गया, ये कैपिटल ए इधर, ये स्मॉल ए इधर आ जाता है, ये स्मॉल इधर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके क्रोमोसोम के साथ साथ में एलील भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? तो यही कारण है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी इनके ऑफस्प्रिंग में सेपरेट हो जाते हैं। तो मियोसिस में जो 4 सेल्स बनती है उसमें से 2 सेल्स में तो एक होमोलोगस की, जैसे एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 सेल है उसमें तो क्या होगा, इनकी 2 सिस्टर क्रोमेटिड एक एक में चली जाती है, और बाकी जो बची 2 सेल्स होती है उसमें दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड चली जाती है। क्लियर? तो 4 सेल्स में से 2 सेल्स तो डोमिनेंट एलील वाली होती है और 2 रेसेसिव एलील वाली होती है, मतलब अप्रभावी एलील वाली होती है। तो ऐसा कोई भी गैमेट नहीं बनता है जिसमें कि दोनों एलील साथ में प्रेजेंट हो। क्लियर? जैसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बेसिस पर हम जीन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, मतलब इससे पता चलता है कि हर लक्षण का विकास एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कैपिटल टी तो क्या करेगा, लंबेपन को कंट्रोल करता है, और स्मॉल टी बोनेपन को करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि हर लक्षण का विकास एक जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो अब आपने देखा कि जो पौधों में ऊंचाई है उस ऊंचाई को कंट्रोल एक जीन कर रहा है, और उस जीन के 2 एलील है, कौन से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दोनों क्या है, एलील है, जो कि आपने इस डायग्राम में देखा है। ये देखिए, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो ये दोनों एलील है, ये एक ही जीन के 2 एलील है। तो ये जीन तो ऊंचाई को कंट्रोल करता है, लेकिन इसके जो दोनों एलील हैं इसमें से जो कैपिटल टी होगा तो वो लंबा होगा पौधा, और स्मॉल टी होगा तो बोना होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हर लक्षण एक जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और जीन के क्या है, 2 एलील होते हैं जो एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जैसे एक बोनेपन को कर रहा है तो एक लंबेपन को कर रहा है। जीन कणीय रूप में होते हैं, इस कारण जीन के एलील एक ही कोशिका में रहते हुए भी सम्मिश्रित नहीं होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो हाइब्रिड बनता है उसमें ये दोनों एलील साथ साथ रहते हैं लेकिन कॉन्टामिनेटेड नहीं होते हैं। क्लियर? एक जीन के एलील सेपरेट होकर संकर पादप के अलग अलग युग्मकों में जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जब यहाँ पर टीटी साथ में होते हैं हाइब्रिड में, तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों अलग अलग गैमेट में दोनों एलील चले जाते हैं। जीन वंशागति की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, मतलब जीन जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, और वही जीन जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की। जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम समझते हैं वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं मेंडल के। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मतलब जो डिफरेंट ट्रेट के जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब है कि जो सेपरेट ट्रेट्स हैं वो सेपरेटली इनहेरिटेड होते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, जैसे कि अपन माने कि हमने क्या पढ़ा था, सीड का शेप पढ़ा था और उसका कलर पढ़ा था हमने। सीड का शेप और सीड का कलर, तो ये 2 कैरेक्टर हो गए। तो 2 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उनके बीच में हम जब क्रॉस करवाते हैं तो हम देखते हैं कि उन ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। पहले हम इसका क्रॉस देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिया है राउंड येलो और यहाँ हमने लिया है ग्रीन रिंकल सीड्स। क्लियर? यहाँ इसको हमने रिप्रेजेंट किया है RR YY से। RR जो है वो शो करता है राउंड को, और YY मतलब होता है येलो। ये दोनों ही डोमिनेंट जीन है। ये है ग्रीन रिंकल्ड, जिसमें रिंकल्ड सीड्स तो होंगे स्मॉल RR, और स्मॉल YY मतलब होगा ग्रीन सीड्स। क्लियर? तो ये कैपिटल R और कैपिटल Y जो है ये दोनों जीन डोमिनेंट हैं, मतलब येलो और राउंड कैरेक्टर क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड पर डोमिनेंट है। तो जब ये प्रेजेंट होंगे तो यही अपना इफेक्ट शो करेंगे। अब आप देखिए इनका क्रॉस कराते हैं तो यहाँ इससे गैमेट बनेगा R और Y, ये R और Y। इससे गैमेट बनेगा Y और R, तो Y और R बन गया। क्लियर? तो इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो यहाँ क्या बनेगा, YYRR बनेगा। तो इस कंडीशन में आप देखिए ये डोमिनेंट जीन भी है और ये डोमिनेंट भी जीन है। तो कैपिटल Y जब होता है तो कैसा होता है, सीड येलो कलर का होगा,
और कैपिटल आर होगा तो कैसा होगा, राउंड होगा। तो दिख रहा है आपको ये येलो और राउंड सीड है, और हमने पहले ही पढ़ा था कि येलो और राउंड इसके ऊपर डोमिनेंट होता है, इसीलिए अपने आप को ये शो कर पा रहा है। तो येलो राउंड सीड F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं। अब जब इसकी F2 जनरेशन में हम देखेंगे तो क्या होता है, वापस इसके गैमेट बनाएंगे यहाँ पर। तो इसके गैमेट में क्या बनेगा, वाई आर, ये वाई आर हो गया, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये लिख दिया, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम गैमेट हम इधर भी बना देंगे, ये हो जाएंगे पोलन और ये हो जाएंगे ओव्यूल। अब इनके बीच में क्रॉस होंगे, अगर ये वाला गैमेट इस गैमेट से मिलेगा तो क्या बनेगा, वाई वाई आर आर, और ये गैमेट इस गैमेट से बनेगा तो क्या बनेगा, वाई वाई आर आर। अब आप देखिए इस टाइप से ये सारे गैमेट एक दूसरे से मिलेंगे और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस सेकंड वाले में ये वाला इससे मिलेगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर ये वाला इससे मिलेगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर ये वाला इससे मिलेगा तो ये कॉम्बिनेशन। इस टाइप से ये इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो यहाँ हम क्या चीज देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो थी F1 जनरेशन में, उसमें तो येलो राउंड सीड्स हुए, लेकिन जो F2 जनरेशन थी उसमें येलो राउंड भी थे, ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे येलो राउंड है, येलो राउंड भी थे और ग्रीन रिंकल्ड भी थे। उसके अलावा आपको यहाँ पर दो सीड्स अलग दिख रहे हैं जो कि पेरेंट का वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। पेरेंट में तो ये दो ही कॉम्बिनेशन थे, या तो येलो राउंड या ग्रीन रिंकल, जो हमको यहाँ पर येलो राउंड भी दिख रहे हैं और ग्रीन रिंकल भी दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपने को दो वेराइटी और दिख रही है, ये वाली दिख रही है, ये क्या है, येलो एंड रिंकल्ड, क्लियर, और ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन। तो यहाँ दो अलग कॉम्बिनेशन हमको पेरेंट्स से अलग मिले हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि ये यहाँ पर साथ में सब प्रेजेंट है, येलो भी है और रेड भी है, सॉरी येलो भी है और राउंड सीड्स भी हैं। तो यहाँ पर ये डोमिनेंट जीन थे तो इसीलिए अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन क्या था कि जब ये गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो येलो और राउंड है ये दोनों लिंक्ड रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि येलो एक अलग ट्रेट है और मतलब सीड की कलर होना, कलर एक अलग ट्रेट है और सीड का शेप एक अलग ट्रेट है। तो ये दोनों ट्रेट आपस में लिंक्ड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा येलो के साथ राउंड वाला ही कॉम्बिनेशन होगा, मतलब येलो कलर वाला सीड हमेशा राउंड होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। ये दोनों कैरेक्टर लिंक नहीं होते हैं। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये मतलब इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से अप्यूहित होते हैं कि ये किसी किसी से भी साथ में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, इस वाई आर का वाई आर से किया तो वाई वाई आर आर बना है, तो यहाँ पर ये सब तो बने ही है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि ये जो y है वो स्मॉल r के साथ भी है, तो मतलब यहाँ येलो के साथ रिंकल्ड भी बना है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे गैमेट स्वतंत्र हैं, ये किसी से भी जाकर के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये कैरेक्टर एक दूसरे से लिंक होते तो हमें F2 जनरेशन में भी सिर्फ दो ही टाइप के कॉम्बिनेशन मिलते, वो कौन सा मिलता, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, अगर ये लिंक होते तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये लिंक नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं, या इंडिपेंडेंटली ये जब गैमेट बन जाते हैं तो ये फ्री रहते हैं कि किसी के भी साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर रहे हैं, इसी कारण से ये पॉसिबल हो पाया है कि पेरेंट्स से अलग इसमें दो नए कॉम्बिनेशन बने हैं। अगर ये इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं करते तो ये दो नए कॉम्बिनेशन हमको नहीं प्राप्त होते, क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, जिसे हम ये इस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो दो हो गए, दो कैरेक्टर हो गए, एक तो सीड की शेप हो गया और सीड का कलर हो गया, ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो सारे ट्रेड्स की इनहेरिटेंस है वो कैसी होती है, सेपरेट होती है, इंडिविजुअली होती है, इंडिपेंडेंटली होती है उनकी इनहेरिटेंस। एक कैरेक्टर या एक ट्रेड की इनहेरिटेंस पर दूसरे ट्रेड की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसे ही अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ क्या होता है, एलील के हर एलील के जो एलील होता है उसका जो पेयर होता है, उस पेयर में दो मेंबर होते हैं। वो दो मेंबर न केवल सेपरेट होते हैं बल्कि वो क्या करते हैं कि विभिन्न ट्रेड्स के एलील एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से भी व्यवहार करते हैं, क्लियर।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं कि जब एक से अधिक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की वंशागति का या इनहेरिटेंस की जब साथ साथ स्टडी की जाती है तो हर जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के जीन अन्य कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के जीन से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ में मतलब इनकी इनहेरिटेंस का अपने जो पार्टनर मेंबर है उसकी प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। अब आता है मेंडल के नियमों का महत्व। अब मेंडल के नियमों के ज्ञान से क्या होता है कि संकर संतति में उत्पन्न होने वाले नए कॉम्बिनेशन और उनकी आवृत्ति के बारे में पहले से ही ज्ञान हो जाता है। तो देखो यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन बने ही थे, हमने पढ़ा ही था यहाँ पर कि यहाँ पर तो क्या बनता है राउंड एंड ग्रीन, और यहाँ क्या बने थे ये येलो एंड रिंकल्ड। तो यहाँ नए कॉम्बिनेशन और उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले से ही पता पड़ जाता है मेंडल के नियम से। और जो हाइब्रिडाइजेशन की विधि होती है उसमें दो विभिन्न वंशों के अच्छे लक्षणों को साथ साथ एक ही वंश में लाया जा सकता है और जो बेकार के कैरेक्टरिस्टिक्स से उनको हटाया जा सकता है। तभी तो आज देखते हैं मार्केट में आजकल अच्छी अच्छी वैरायटी के जो हैं वो आते हैं, तो वो क्या है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से ही उनको बनाया जा सकता है, मतलब दो यूजफुल कैरेक्टर्स को साथ में ला करके उसका क्रॉस करवा दिया जाता है। तो ये संकरण की विधि से दो विभिन्न वंशों के अच्छे लक्षणों को साथ साथ एक ही वंश में लाया जा सकता है और अनुपयोगी को हटाया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक उच्च उत्पादक वाली फसली पौधों तथा फलदार वृक्षों की किस्में विकसित की जा सकती है। इसी प्रकार संकरण द्वारा गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी की अच्छी नस्लें विकसित की जा सकती है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में होता ही है कि दो अच्छे गुण वाले जो प्लांट हो या एनिमल्स हो उनको आपस में क्रॉस करा दिया जाता है, तो जो नई जो जनरेशन बनती है या फिर जो हाइब्रिड बनता है वो बेटर क्वालिटी का होता है। क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर आती है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो मेंडल के नियम होते हैं वो किस पर आधारित है, सुजननिकी पर आधारित है। अब ये सुजननिकी होती क्या है? सुजननिकी क्या होता है कि मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की जो शाखा होती है उसे हम बोलते हैं सुजननिकी या फिर हम उसे बोलते हैं यूजेनिक्स। तो मेंडल्स के लॉ जो हैं वो मतलब ये जो सॉरी ये सुजननिकी है जिसको हम यूजेनिक्स बोलते हैं वो मेंडल्स के लॉ पर ही बेस्ड है। क्लियर। तो यहाँ हमने आज पूरा मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।